हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो क्या देखने वाला है जी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा था द्वितीय और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले, इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रिकॉल कर लेते हैं। उसमें क्या हुआ था? उसमें हुआ ये था कि आपके हैदराबाद के निजाम थे और आपका मराठे थे, मैसूर थे, तीनों ने मिलकर क्या किया था? कर्नाटक पर आक्रमण कर इसे जीत लिया था। तभी क्या होता है कि सर आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाएं आती है। अब इनको लगता है कि भाई अगर तीनों एक साथ रहेंगे तो हम इनको पराजित नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे सर आयरकुट क्या करेगा? यानी कूटनीतिक चाल चलने का प्रयास करेगा। वो क्या करेगा कि सबसे पहले यानी जो मराठे थे, मराठों से एक संधि करेगा। क्योंकि पूर्व में क्या हुआ था? अंग्रेज और मराठों के बीच युद्ध चल रहा था, युद्ध हुआ था जिससे अंग्रेज से काफ़ी नाराज थे कौन? मराठे। इसलिए किनका साथ दे रहे थे? ये मैसूर का साथ दे रहे थे। अब इनको लगेगा अंग्रेज को कि भाई ये तीनों साथ में रहेंगे तो हम इनको पराजित नहीं कर सकते हैं। अगर इनको पराजित करना है, मैसूर को पराजित करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मराठे और निजाम को यानी जो तिगरी है, तिगरी को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। और वो तोड़ने के लिए कौन से चाल चलते हैं? तो तोड़ने के लिए हम देखेंगे कि मराठे के साथ सलवाई का संधि कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? मराठों के साथ सलवाई का संधि कर लेंगे, जिसके अंतर्गत यह होगा कि भाई अब आप हमारे साथ लड़िएगा। यानी जब भी हमें सेना की आवश्यकता पड़ेगी आप हमारी सहायता कीजिएगा। आपको भी अगर कभी सेना की आवश्यकता पड़ती तो हम आपको आपकी सहायता करेंगे। ये संधि कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये मराठे चले गए अंग्रेजों के खेमे में। अब जैसे ही मराठे अंग्रेजों के खेमे में जाते हैं और निजाम से भाई हम अकेला क्या करेंगे, वो भी क्या चले जाते हैं? अंग्रेजों के खेमे में। तो इस तरह ये तीनों मिलकर, अब हम देख रहे थे कि हैदराबाद के साथ थे तीनों किसके साथ थे? मैसूर के साथ थे। तीनों मैसूर के साथ थे और एकाएक अपना पाला बदल लेते हैं और किसके साथ चले जाते हैं? अंग्रेजों के साथ चले जाते हैं। जब ये अंग्रेजों के साथ चले जाते हैं तो सर आयरकुट और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? यानी बुरी तरह से किसको पराजित कर देते हैं? हैदर अली को पराजित कर देते हैं। कौन सा युद्ध हुआ था? तो युद्ध होगा आपका पोर्टो नोवा का युद्ध, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यानी पोर्टो नोवा नामक जगह पे ये युद्ध होगा, जिसको हम पोर्टो नोवा का युद्ध बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है? हैदर अली पराजित हो जाता है और हैदर अली पराजित होता है, उसमें घायल हो जाता है। और देखा जाए 1782 इसमें हैदर अली क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी में, ठीक एक साल बाद यानी अगले साल 1783 ईस्वी में आपका सर आयरकुट की भी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। हम लोगों ने देखा था पूर्व वाले वीडियो में, इसके पहले वीडियो में। अब देखिए होता क्या है, अब तो दोनों ये जो भी नेतृत्व कर रहे थे मैसूर की तरफ से और उधर आपका अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? सर आयरकुट। इनकी भी मृत्यु हो गई और इनकी भी मृत्यु हो गई, दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब हैदर अली के जगह पे कौन आता है? टीपू सुल्तान। ठीक है, हैदर अली की जगह पे कौन आता है? टीपू सुल्तान। तो हैदर अली की जगह पे टीपू सुल्तान आता है। तो ये भी खींच खाच कर बोलेंगे कि 82 से लेकर 84 तक लड़ता है, जब तक मतलब इसकी हिम्मत रहती है। यानी 1782 से लेकर 84 तक ये युद्ध लड़ता है और अंततः उनको यह महसूस होने लगती है, यानी टीपू सुल्तान को, कि भाई हम अभी राजा बने हैं और हम उतना सैनिक तैयारी भी नहीं किए हैं कि हम क्या कर सके, लंबे समय तक अंग्रेज से युद्ध कर सके। तो अंततः उनको लगता है कि हमें क्या कर लेना चाहिए? यानी ब्रिटिश से संधि कर लेना चाहिए और हमें आंतरिक सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए। हमें सेनाओं को यानी आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित करनी चाहिए। हमें हथियार जो है वो आधुनिक यूरोपीय हथियारों से सुसज्जित करना चाहिए हमें। ठीक है, तो उनको ये बात समझ में आती है। और उस समय अंग्रेज भी सोच रहे थे कि हम लगातार प्लासी का युद्ध किए हैं, बक्सर का युद्ध किए, फिर आपका प्रथम आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, दूसरा हो रहा है। अब भाई कब तक लड़ेंगे? और सभी युद्ध में पैसा खर्च होना ही था। तो अंग्रेजों को इसमें काफ़ी ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो जीत रहे हैं तो इसका मतलब ज़्यादा लाभ तो होता था, लेकिन उसमें सैनिक की क्षति भी होती थी, धन की भी क्षति होती थी। तो जितना मान लीजिए कि ये युद्ध में जीतते थे, मान लीजिए उसका 50% उनको खर्च हो जाता था। वो लोग सोच रहे थे कि हमें भी क्या करना चाहिए? संधि कर लेनी चाहिए। तो अब दोनों की परिस्थिति सेम है। अब अंग्रेज भी सोच रहे हैं कि हम संधि कर ले और इधर टीपू सुल्तान भी सोच रहे हैं कि हम क्या कर ले? संधि कर ले। तो दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। और संधि के परिणाम स्वरूप क्या होता है? युद्ध जो है यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो क्या होता है? स्थापित हो जाता है, यानी 1784 ईस्वी में। ठीक है, 1784 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हो गया? बोल सकते हैं क्या हो गया? वहां पर स्थगित हो गया, रुक गया। उसके बाद क्या होता है कि 84 के बाद यानी लगभग आपका 90 तक ये समझिए कि जो युद्ध विराम है वो टाल कर रखा जाता है।
ठीक है। इस बीच क्या करेगा टीपू सुल्तान, बहुत सारे यानी विकास के कार्य करेंगे। अब ये क्या करेंगे, टीपू सुल्तान सोचेगा भाई जो हमारे सैनिक है उसे आधुनिक तरीके से क्या किया जाए, संगठित किया जाए, आधुनिक तरीके से नए नए हथियारों से परिचित कराया जाए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, ठीक है। और इसमें इसका सहयोग कौन कर रहे थे, इसमें इनका सहयोग कर रहे थे फ्रांसीसी। अब हम जानते हैं कि ये किनसे जुड़े हुए थे, हम देख सकते हैं कि ये आपका जो उस समय फ्रांस की क्रांति हो रही थी, तो फ्रांस की क्रांति में जैकोबिन जो क्लब था, जैकोबिन दल यानी मैक्सिमिलियन रॉस्पियर द्वारा स्थापित जैकोबिन दल था, ठीक है। और जैकोबिन दल से भी क्या हुए थे, यानी टीपू सुल्तान जुड़े हुए थे। उसके बाद हम देखें कि इनकी जो पहुंच थी नेपोलियन बोनापार्ट से भी क्या थी, इनकी बातचीत होती रहती थी, नेपोलियन बोनापार्ट से भी ये जुड़े हुए थे। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, अपने आप को ये शासक ना मानकर क्या मानते हैं, यानी नागरिक टीपू मानता था, अपने आप को नागरिक टीपू बोलता था। कौन, टीपू सुल्तान। यानी समझिए कि एक बेहतरीन आपका बोल सकते हैं क्या शासक था, काफ़ी दूरदर्शी था। एक इनमें कमी थी कि अपने पिता के समान इनके अंदर वो गुण नहीं था, क्या, कूटनीतिक वाले गुण थोड़ी यानी बोल सकते हैं कि हैदर अली की अपेक्षा इनमें कम थी। ये बहुत सारे अच्छे कार्य करेंगे। अब ये सबसे अच्छा कार्य कौन करेंगे, ये क्या करेंगे, अपने क्षेत्र में क्या करेंगे, अपने क्षेत्र में एक कंपनी स्थापित करेंगे। कैसी कंपनी स्थापित करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यूरोपीय जो कंपनी है, यूरोपीय जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, वो यूरोप से आकर क्या कर रही है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार कर रही है। अब इनको लगा कि हमें भी क्या करना चाहिए, यानी कंपनी स्थापित करना चाहिए अपने ही क्षेत्र में। और वो कंपनी क्या करेगी कि यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो अन्य क्षेत्रों में जाकर क्या करेगी, बेचेगी। देखिए कितना दूरदर्शी है व्यक्ति ये टीपू सुल्तान। ये अपने ही क्षेत्र में यानी किनका प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया, यानी ब्रिटिश यूरोपीय जितनी कंपनी है उनके तरह अपने ही देश में क्या कर दिया, अपने ही क्षेत्र में ये कंपनी खोल दिया और अन्य देशों के साथ ये व्यापारिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया था। अब ये बताइए कि इतना अच्छा कार्य कर रहा है, जैकोबिन दल से ये जुड़ गया है, नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अपने आप को क्या मान रहा है, अपने आप को शासक ना मानकर बोलता है कि मैं क्या हूं, एक नागरिक हूं। तो ये जो कार्य है, एक भारतीय शासक होकर यूरोपीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा करे, यूरोपीय कंपनियों के जैसे क्या करे, अपने देश में कंपनी खोलकर अन्य देशों के साथ व्यापार करे, ये अंग्रेज देख सकते हैं, कभी नहीं, उनसे बर्दाश्त ही नहीं। उनके आंख में समझिए कि ये क्या हो जाएंगे, गरने लगेंगे, कांटे की तरह चुभना शुरू हो जाएंगे। अब अंग्रेज सोचेंगे भाई इनके साथ संधि हमने किया और देखिए ये कितना क्या हो रहा है, तरक्की कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, आगे चलकर ये व्यापार करना शुरू कर देगा, तो सभी यूरोपीय देशों के साथ यही व्यापार करना शुरू कर देगा, फिर हमारे माल को कौन खरीदेगा, बात समझ रहा है। तब उनको लगेगा भाई अब क्या किया जाए, यानी किसी तरह यानी टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ेगा, पराजित करना पड़ेगा, यानी टीपू सुल्तान को गद्दी से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने जैकोबिन हम बोल सकते हैं कि टीपू सुल्तान ने क्या किया था, यानी एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। स्वतंत्रता का वृक्ष, ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष यानी किसके द्वारा लगाया गया था, हम बोल सकते हैं टीपू सुल्तान, ठीक है। तो टीपू सुल्तान बहुत अच्छा कार्य किया था। बताइए कि पहला ये व्यक्ति था जो क्या किया है, यानी यूरोपीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में यानी कंपनी खोलता है और अन्य देशों में इसकी शाखाएं डालता है और वहाँ पे अपने राजदूतों को भेजता है। जिस तरह यानी यूरोपीय कंपनी क्या कर रहे थे, यहाँ पर अपने राजदूत को भेज रहे थे, ये भी सेम यानी यूरोपीय कंपनी के द्वारा क्या करने लगा, अपना व्यापार विनिमय चलाना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब अंग्रेज क्या होंगे, अब इनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती है और ये काम क्या करेंगे, अब ये काम करते हैं, सोचते हैं कि भाई अब इनको किसी तरह गद्दी से उखाड़ कर फेंक देना है। अब हम देखेंगे कि 90 के आसपास यानी 84 में देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट आ गया था भारत। कौन सा एक्ट आया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट भारत आ गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया था तो अब आपका भारत का जो गवर्नर जनरल है वो भी क्या हो गया था, चेंज हो गया था। वारेन हेस्टिंग के जगह पे कौन आ गया था, तो कर्नवालिस आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में देख रहे हैं। तो पहले तो हम देख रहे थे केवल क्या इसका प्रमुख जो मुद्दा है। अब यहाँ पर देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय यानी 1700, सबसे पहले क्या नोट करेंगे, 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में कौन आया था, तो 1784 ईस्वी में भारत में हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट आ गया था। कौन, पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो इसमें यानी भारतीयों को लुभाने का भी काम किया गया था, ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि गवर्नर कौन था,
गवर्नर जनरल के पद पे कौन होगा, हम लोग देखें कि वारेन हेस्टिंग चला जाएगा। वारेन हेस्टिंग के जाने के बाद गवर्नर कौन बनता है, तो वारेन हेस्टिंग के जाने के बाद कर्नवालिस क्या होता है, गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होता है। कौन, कर्नवालिस। कर्नवालिस ये क्या होगा, गवर्नर जनरल के पद पर आएगा। इसे साफ हिदायत दिया गया था कि आप जा रहे हैं तो भारत में युद्ध नहीं करना है। साफ साफ हिदायत देकर भेजा गया था कि आपको युद्ध नहीं करना है भारतीयों के साथ। जहां तक हो सके आप कूटनीति कीजिए और कूटनीति के तहत आप क्या कर सकते हैं, साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। मतलब कि युद्ध नहीं करना है, जहां तक हो सके आप बर्दाश्त कीजिए, युद्ध मत कीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये था काफ़ी महत्वाकांक्षी, ये कहाँ मानने वाला है कर्नवालिस। जो आ रहा है ये एक से एक आली आ रहा है, जो आ रहा है एक दूसरे का बाप ही आ रहा है। बस समझ आ रहा है। तो ये क्या करेगा कर्नवालिस, ये कुछ हद तक यानी शांत रहेगा, लेकिन अंततः ये बर्दाश्त इससे नहीं होती है और देखेगा भाई कि अगर हम छोड़ देते हैं टीपू सुल्तान को तो ये हमारी व्यापारी कंपनी का ये क्या भुड़ता बना देगा। इससे अच्छा है कि हमें इनको ही उखाड़ कर फेंक दिया जाए। ठीक है, अब देखिए कर्नवालिस करता क्या है। कर्नवालिस जब यहाँ पर क्या होता है, गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होता है, तो कर्नवालिस के द्वारा किया गया सबसे प्रमुख कार्य ये क्या करेंगे कि आपके मराठे हो गए, निजाम हो गए, और हाँ मराठे और निजाम दोनों से ये क्या करता है, संधि करते हैं। ठीक है, हम लोग पहले ही देख लिए थे कि आपका सालवाई की संधि हो गया था अंग्रेजों के साथ, और सलवाई का संधि हो गया था अंग्रेजों के साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ही। तो सलवाई का संधि के तहत यानी अंग्रेज मराठे जो थे, यानी जब भी अंग्रेजों की सेना की आवश्यकता पड़ती तो मराठे को क्या करना था, उसमें हेल्प करना था, मदद करना था। अब यहाँ पर ये क्या करेगा कर्नवालिस, क्या करेगा, बोलेगा कि भाई आपको हम क्या करेंगे, यानी दोनों से सम्मिलित, यानी मराठों से भी बात करेगा, मराठों से भी और निजामों से भी, दोनों से मिलेगा। और दोनों से मिलने के बाद ये बोलेगा कि भाई आप क्या कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए और हम तीनों लोग मिलकर, तीनों भाई मिलकर यानी मैसूर को कच्चा खा जाएंगे। ठीक है, यानी तीनों भाई मिलकर यानी हम क्या करेंगे, मैसूर पर आक्रमण करेंगे और मैसूर के जितने भी विजित क्षेत्र हैं यानी तीनों में बराबर रूप से क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई छल कपट नहीं की जाएगी। आपको क्या करना है, बस हमारा साथ देना है और ये युद्ध होगा। और युद्ध के तुरंत बाद, यानी इसमें साफ अडिग हो गए थे कि युद्ध हमको जीतना ही है, हर हाल में क्या करना है, युद्ध को जीतना है। इसमें कोई मरोवत नहीं है और इसमें कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने वाली नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारा साथ देते हैं तो मराठे और निजाम दोनों को क्षेत्र का लालच देते हैं। क्या कर्नवालिस क्या करता है, मराठे और निजाम दोनों क्या कर देगा, क्षेत्र का लालच देगा। किनको किनको, मराठे को और निजाम को, दोनों को क्षेत्र का लालच देगा। और लालच देने के बाद क्या हो जाएगा, ये तीनों मिल जाएंगे। ठीक है, मराठे भी इनका सपोर्ट करेंगे और निजाम भी इसका सपोर्ट करेगा। उसके बाद मराठे और निजाम और साथ में कर्नवालिस मतलब अंग्रेज, पुनः तीनों मिलने के बाद ये क्या करते हैं, यानी मैसूर पर आक्रमण करने की योजना बना देते हैं। अब ये बात मालूम चलता है किसको, टीपू सुल्तान को, कि भाई हम पर क्या होने वाले हैं, आक्रमण होने वाला है। अब टीपू सुल्तान क्या करता है कि यहीं पर जो त्रावणकोट आपको दिखाई रहा है, ये त्रावणकोट पे आक्रमण कर देता है। ठीक है, क्योंकि उस समय ये समझिए कि इसे इतना मालूम नहीं था। अभी हम देखें कि महसूस ही किया था कि हम पे आक्रमण होने वाला है, तब तक ये क्या करेगा, कर्नाटक ये आपका त्रावणकोट है, त्रावणकोट पर आक्रमण कर देगा। अब त्रावणकोट पर आक्रमण क्यों करेगा, इसका भी एक कारण था। अब यहाँ पर देखते हैं त्रावणकोट के पास दो द्वीप थे। यहाँ पर क्या थे, दो द्वीप थे। अब दो द्वीप था तो त्रावणकोट सोच रहा था कि भाई ये क्या है, ये हमारे यहाँ पर कहाँ चला गया, हाँ ये द्वीप, ये जो दो द्वीप था ये त्रावणकोट क्या कर रहे थे, ये इसको बेच रहे थे। ठीक है, त्रावणकोट इस पर बेच रहे थे, किससे, ये बेच रहे थे अंग्रेजों से। अब इनको लगेगा भाई यह क्षेत्र हमारे अंतर्गत आता है, ये बेच क्यों रहा है, बस इसी मुद्दे को लेकर क्या कर देगा, इस पर आक्रमण कर देगा। त्रावणकोट को समझिए कि क्या कर लेगा, ये पराजित करेगा, त्रावणकोट को जीत लेगा। इस समय होगा क्या कि त्रावणकोट के जो क्षेत्र था, ये त्रावणकोट ये किसका दोस्त था, समझिए कि अंग्रेजों का दोस्त था। यहाँ पर तीनों तो मिल गए हैं ना, तीनों मौका का इंतजार कर रहे हैं कि हमें मौका मिलेगा तो हम क्या करेंगे, एक अपन मैसूर पर धावा बोल देंगे। बस समझ में आ रहा है, मैंने इनको ये मालूम था कि भाई क्या हो रहा है, त्रावणकोट जो है वो ये आपका दीव है, यहाँ ये आपका माहे है,
सॉरी माहे के करीब आपका क्या था, 2 द्वीप था, और ये माहे के करीब 2 द्वीप था। और इनको लगेगा कि भाई अब ये माहे के दोनों द्वीप को कौन खरीद रहा था, ये त्रावणकोट खरीद रहा था। त्रावणकोट क्या कर रहा था, त्रावणकोट खरीद रहा था। ये दोनों द्वीपों को माहे क्या कर रहे थे, क्योंकि इस पर हम देख सकते हैं कि किसका अधिकार हो गया है उस समय, आपका अंग्रेजों का। तो ये इस मुद्दे को लेकर क्या कर रहे हैं, यानी त्रावणकोट पर ही आक्रमण कर दिया। कौन आक्रमण कर दिया, यानी मैसूर, और त्रावणकोट को पराजित कर दिया। और देख सकते हैं कि ये जो त्रावणकोट है ये किसके अधीन था, बोल सकते हैं कि ये दोस्त था किसका, अंग्रेजों का। ठीक है, अब ये मौका तो इनको चाहिए, कर्नवालिस को क्या चाहिए, एक मौका चाहिए, और ये मौका मिल जाता है इस समय, क्योंकि दोस्त पर आक्रमण कर देता है मैसूर। और मैसूर को उस समय इतनी आशंका नहीं थी कि भाई एकाएक ये तीनों मिलकर क्या कर देंगे, हम पर आक्रमण कर देंगे। माने इनको ये लग रहा था कि युद्ध होगा, ये आक्रमण करेंगे, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी सेनाएं लेकर ये तीनों हमारे ऊपर भिड़ जाएंगे। अभी हम एक के साथ युद्ध कर ही रहे हैं, तब तक तीसरा क्या हो गया, इस पर टपक गया। और होगा क्या भाई, तो ये तृतीय युद्ध समझिए कि मैसूर का पतन का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपके मराठे और निजाम, उसके साथ साथ अंग्रेज यानी कर्नवालिस, यानी तीनों की सेनाएं, ठीक है, आक्रमण कर देती है किस पर, टीपू सुल्तान पर। और टीपू सुल्तान बेचारा अकेला है, ये अकेला पड़ जाता है और युद्ध में समझिए कि पराजित हो जाता है। ये जो युद्ध होगा यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध हम जिसको बोलते हैं, इस युद्ध में क्या हो जाएंगे, ये बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए 3 इधर से और त्रावणकोट इधर, यानी 4 लोग मिलकर जब किसी पर भिड़े तो कितना हो कोई शक्तिशाली हो उसको पराजित नहीं कर सकता है। और ये चारों मिलकर क्या करते हैं, मैसूर को यहाँ पर पराजित कर देंगे। और मैसूर के जो टीपू सुल्तान के 2 पुत्र हैं उसको बंधक बना लिया जाएगा। ठीक है, मैं आपका टीपू सुल्तान के 2 पुत्र थे, उनको भी बंधक बना लिया गया। बंधक बनाने के बाद क्या होता है, एक संधि होती है। संधि कौन सी होगी, तो हम देख सकते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ये युद्ध के बाद यानी मराठे, निजाम और कर्नवालिस क्या करेंगे, मैसूर पर धावा बोल देंगे, आक्रमण करेंगे। युद्ध कब होता है, 1790 से लेकर 92 ईस्वी तक युद्ध होगा। ठीक है, तो हम ये क्या देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा युद्ध, कौन सा संधि होगा, एक संधि होगा आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि होगा। कौन सा संधि, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है, तो इस संधि में क्या होगा, इस संधि की प्रमुख बातें क्या थी, तो इस संधि की प्रमुख बातें यह थी कि भाई सबसे पहले तो यानी 2 पुत्र को छुड़ाने के एवज में क्या होगा, हम लोग देखे थे कि इस युद्ध में हारने के बाद, जैसे ही इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में हम लोगों ने देखा था कि इसमें टीपू सुल्तान क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान तो हार गया। और टीपू सुल्तान जैसे ही हारेगा, इसके 2 पुत्रों को क्या किया जाएगा, दोनों पुत्रों को, यानी इसके 2 पुत्र थे, दोनों पुत्रों को क्या कर लिया जाएगा, दोनों पुत्रों को बंधक बना लिया जाएगा। दोनों पुत्रों को बंधक बना लिया जाएगा। और बंधक बनाने के बाद ये जब श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी, ये संधि कब होती है, तो संधि होगी 1792 ईस्वी में होगा। ये संधि कब होगा, 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में क्या होगा, यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी। और इस संधि की प्रमुख बातें क्या होगी, तो इस संधि की देखिए प्रमुख बातें 2 ही हैं। अब बाकी तो बहुत सारा बात हम लोग जानबे करते हैं कि भाई आदान प्रदान सेनाओं का, इधर आप सहयोग कीजिएगा हम सहयोग करेंगे, ये सब चलता ही रहेगा। लेकिन इसमें प्रमुख जो बातें हैं वो प्रमुख बातें हैं कि भाई आप अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए हमें 3 करोड़ कितना, तो 3 करोड़ रुपए क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। 3 करोड़ रुपए किसको देना पड़ेगा, अंग्रेजों को। साथ में जितना भी आपका राज्य है, यानी जितने भी आपके अंतर्गत राज्य क्षेत्र आते हैं उसका 50% मतलब आधा भाग देना पड़ेगा। अब बताइए, यानी मैसूर जो राज्य है, मैसूर का 50% क्षेत्र, मैसूर राज्य का 50% क्षेत्र किसे सौंपना पड़ेगा, ये भी सौंपना पड़ेगा आपको अंग्रेजों को। अब बताइए
अब समझिए कि क्या हुआ इसमें, संपूर्ण रूप से क्या होगा, यानी टीपू सुल्तान की कमर टूट गई है भाई। अब बताइए कि इसका आधा राजपाट क्या कौन ले लिए, तो आधा राजपाट यहाँ पर देख सकते हैं कि अंग्रेज क्या कर लिए, ले लिए। अब पहले ही संधि हो चुका था कि भाई अगर हम क्षेत्र को जीतते हैं तो क्षेत्र को जीतेंगे तो उसमें से बराबर क्या होगी, यानी तीनों भाई आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। ये आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, ठीक है। ये क्या होगा, यानी तीनों मिलकर आक्रमण करेंगे। 1790 से 92 में युद्ध होगा, ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है, टीपू सुल्तान बुरी तरह से पराजित होता है, क्योंकि इसे ये मालूम नहीं था कि भाई एकाएक यानी इतनी बड़ी सेना हम पर आक्रमण कर देगी। और ये पहले से ही एक युद्ध में फंसा हुआ था, त्रावणकोट के युद्ध में। और तब तक इस पर यानी ये तीनों चारों तरफ से क्या होते हैं, आक्रमण होते हैं, और बेचारा क्या करे, वहाँ पर पराजित हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखें कि पराजित होने के बाद उनके 2 पुत्रों को क्या कर लीजिएगा, बंधक बना लिया जाएगा। जब बंधक बना लिया जाएगा तो इसको छुड़ाने के लिए क्या होते हैं, यानी एक संधि करनी पड़ती है जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और श्रीरंगपट्टनम की संधि में साफ साफ बोल दिया जाता है ये कर्नवालिस यानी अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच होती है। और इस संधि के तहत हम देखेंगे कि टीपू सुल्तान की कमर तोड़ दी जाती है। कमर तोड़ दी जाती है मतलब क्या है कि उनके जो यानी 3 करोड़ रुपए यानी उनसे मांगा जाता है। और साथ में क्या मांगा जाता है, साथ में बोला जाता है कि आप अपने राज्य क्षेत्र का 50% क्षेत्र हमको सौंप दीजिए, वरना आपके पुत्र को हम नहीं छोड़ेंगे। अब टीपू सुल्तान वहां मजबूर है, क्या करे भाई, बाप है, पुत्र के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और टीपू सुल्तान जो अंग्रेज बोलते हैं वो करना पड़ता है, मजबूरन उनको करना पड़ता है। यानी 3 करोड़ रुपए भी देना पड़ता है और उसका 50% क्षेत्र उन्हें लौटाना पड़ता है। अब अंग्रेज बांटने में देखें कि इस संधि के तहत जब ये क्षेत्र का बंटवारा करेंगे तो किस प्रकार क्षेत्र का बंटवारा करते हैं, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो संपन्न हुआ, लेकिन जब ये बांटेंगे, क्षेत्र का बंटवारा करेंगे तो वो किस प्रकार करते हैं, ये थोड़ा सा इस पर नजर डालिएगा। क्योंकि अंग्रेज है काफ़ी चतुर, ये सोचेंगे कि भाई हम यानी मराठों को उतना शक्तिशाली न बनाए, नहीं निजाम को, कि आगे चलकर हमारे लिए क्या हो, ये घातक साबित हो जाए। यानी सबकी बारी आएगी, आज हमारी तो कल तुम्हारी, यानी बारी तो सबकी आने वाली है। अंग्रेज किसी को बकसने वाला नहीं है भाई, ये तो ये दोनों का सहयोग यानी सपोर्ट लेकर इनको बर्बाद करिए दिए, अब फिर इनको भी बर्बाद करेंगे, ये बेचारे तो जाकर अपने यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद विलेजली आएगा तो सहायक संधि के तहत ये बेचारे अंडरग्राउंड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं संधि होती है, पिट्स इंडिया एक, तो ये इसको छोड़ दिए, संधि होती है। कौन सी संधि हम लोग देखे थे, यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि में, संधि के तहत ये संधि तो समाप्त हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, क्षेत्रों का बंटवारा, क्षेत्रों का बंटवारा। अब क्षेत्रों का ये बंटवारा किस प्रकार करते हैं, आधा प्रदेश जीते हैं मैसूर का, उसमें कितने भागों में बांटना है, तो 3 भागों में बांटना है आपका, ठीक है। 3 भाग वो कौन कौन होगा, क्षेत्रों का बंटवारा 3 भाग में करेंगे। तो देखिए क्षेत्र का बंटवारा भी काफी चतुराई से करते हैं। आप लोग जानते हैं कि ये जो आपका क्षेत्र जो है, यहाँ ये कौन सा तट है, ये आपका मलाबार तट है, क्या है, मलाबार तट। और यहाँ पे इस तट के किनारे यानी वास्को डी गामा भी इसी तट पर आया था। और इस तट पे क्या होता है, इस तट की विशेषता यह है कि यहाँ पे मसाले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र मसाले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मसाले और नारियल की खेती खूब यानी जोरों पर होती है। तो ये एक तो हो जाएगा क्या, यानी समुद्री तट से इसका लगाव है, और साथ साथ यानी मसालों की खेती यहाँ पर क्या होती है, जोरों शोर से होती है। तो ये अंग्रेज जो बंटवारा भी किए थे काफ़ी सोच समझ कर किए थे। ये क्या कर लेंगे कि आपका जो मलाबार तट है उसको ले लेंगे, डीडी गुल को ले लेंगे, जहाँ पर यानी हम देखे थे कि हैदर अली ने क्या किया था, हैदर अली जब वो क्या बना था, यानी हम देखेंगे वहाँ पर जब दीवान बनाया गया था, यानी डीडी गुल जब उसको सौंपा गया था, तो हैदर अली ने क्या किया था, काफ़ी वहाँ पर शस्त्रागार खोला था। यानी आपके क्या बोला जाए, तो हथियार बनाने के कारखाने, ये बंदूक बनाने के कारखाने, बम बनाने के कारखाने, ये सब कारखाने खोले थे। मतलब वहाँ पर बड़े बड़े शस्त्रागार थे। तो ये डीडी गुल के क्षेत्र को ले लेंगे, आपका मलाबार तट को ले लेंगे, 12 महल को ले लेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, ठीक है। 12 महल को ये खुद ले लेंगे। अंग्रेज क्या क्या लेते हैं, तो देखिए अब तीनों को देख लीजिए किस तरह ये बंटवारा करेंगे। यहाँ पर है अंग्रेज, यहाँ पर कौन है, अंग्रेज। यहाँ पर आपके मान लीजिए आपके मराठे हैं, मराठे,
और ये होगा निजाम। इन्हीं तीनों में हिस्सा लगाना है जो भी क्षेत्र को जीते हैं। तो ये 3 क्षेत्रों में जो भी बंटवारा होगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम देख सकते हैं पहला कि अंग्रेज कौन सा क्षेत्र लेंगे, तो आपका जो मलाबार तट है, कौन सा तट, मलाबार तट। मलाबार तट आपको अभी बताया, मलाबार तट की विशेषता क्या होती है। मलाबार तट की विशेषता यह है कि ये तो एक तो समुद्र से जुड़ा हुआ है, दूसरा क्या है जी, तो दूसरा यहाँ ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी मतलब जिसके परिणाम से मसाले, काजू और ये आपकी नारियल खेती यानी काफ़ी मात्रा में की जाती है। ठीक है, तो पहला ये क्या करेंगे, पहले पॉइंट में हम देखेंगे कि मलाबार तट को ले लेते हैं। मलाबार तट को ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा ये क्या, कौन सा क्षेत्र लेते हैं, तो दूसरा हम देख सकते हैं कि आपका डीडीगुल, जो किसने बसाया, जहाँ पर क्या यानी शस्त्रागार था, किसने बनाया था, यानी किसने कारखाना खोला था वहाँ पर शस्त्रागारों की। तो हम देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान का जो पिता था कौन, हैदर अली। तो हैदर अली द्वारा वहाँ पर क्या शस्त्रागार का निर्माण किया गया। तो ये डीडीगुल को ले लेंगे, डीडीगुल को लेंगे और साथ में 12 महल को ले लेंगे। 12 महल क्या करेंगे, ये 12 महल को ले लेंगे। ठीक है, 12 महल हो गया आपका मलाबार तट, डीडीगुल, 12 महल। ये 3 क्षेत्र क्या जो इम्पोर्टेंट होगा, जो इनके लिए खास है, ये तीनों क्षेत्र को ले लेंगे। अब इनको कौन सा क्षेत्र देंगे, तो इनको क्षेत्र ये देखिए, ये तटीय भाग इनके ले लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या था, आप देख सकते हैं कि जो भी आपका होगा ये दोनों में जो बांटेंगे, ये तुंगभद्रा के ऊपर के क्षेत्र, यानी तुंगभद्रा यहाँ पर नदी है जो यहाँ पर बहती है, हम देख सकते हैं, यानी क्या तुंगभद्रा या यहाँ पर नदी बहती है। तो तुंगभद्रा के ऊपर वाले क्षेत्र को किसे सौंप देंगे, यानी मराठे को। ठीक है, और कृष्ण और नेपाल के नदी के जो बीच का क्षेत्र होगा वो किसको दे देंगे, तो वो दे देंगे आपके निजाम को। कारण ये था कि दोनों के बीच में देखा जाए तो यानी इस क्षेत्र में यानी मराठे और निजाम और मैसूर को लेकर ये आपस में क्या हो रहा था, पहले से ही विवाद चल रहा था। तो विवादित क्षेत्र को दोनों में को आपस में बांट देते हैं ताकि हमेशा ये क्या करते रहें, आपस में यानी उस पर अधिकार करने के लिए लड़ता रहे। देखा ना, खुद क्या लिया, खुद यानी बिना कोई दिक्कत वाला, यानी जिसमें कोई समस्या उत्पन्न हो वैसे क्षेत्र को ये चुन कर ले लिया, और इन दोनों को वैसे क्षेत्र दे दिया जिस पर काफ़ी यानी विवादित जो क्षेत्र था, जो पहले से ही लड़ाई झगड़ा के मामले में क्या हुआ था, फंसा हुआ था। ठीक है, उन क्षेत्रों को क्या कर देता है, यानी दोनों को बांट देता है। इनको क्या करेगा, तो इनको आपको दे देगा स्पष्ट रूप से, हम देख सकते हैं तुंगभद्रा के ऊपर वाले क्षेत्र को, यहाँ पर जो तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा के ऊपर वाले क्षेत्र को, तुंगभद्रा के उत्तर वाले क्षेत्र को, उत्तर वाले क्षेत्र किसको दे देंगे, तुंगभद्रा के उत्तर वाले क्षेत्र आपको मराठे को दे देंगे। और इनको देख सकते हैं आपके निजाम को, तो कृष्ण और पन्नेर नदी के बीच का क्षेत्र किसको दे देंगे, यानी कृष्ण और पन्नेर नदी के बीच का क्षेत्र निजाम को दे देंगे। कृष्ण और पन्नेर नदी, हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, नदियों के बारे में। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि तुंगभद्रा के ऊपर वाले क्षेत्र को ये मराठे को सौंप देंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये आपका कृष्ण और पन्नेर नदी के जो बीच का क्षेत्र होगा ये किसको सौंप देंगे, निजाम को सौंप देंगे। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ये केवल उस पर अधिकार जमाने में ही आपस में ये फिर लड़ना शुरू कर देंगे, यानी लड़ते रहेंगे। लेकिन अंततः क्या होगा कि जितना इनको उन क्षेत्रों से, मिले हुए क्षेत्रों से मुनाफा मिलना चाहिए, उतना मुनाफा इनको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका था आपका तृतीय कर्नाटक के युद्ध, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि भाई किस प्रकार ये जो आपका अंग्रेज है, या बोल सकते हैं ब्रिटिश, कुछ भी बोलिए, ये आपका मराठे निजाम यानी भारतीयों को ही भारतीय से लड़वा कर यानी किस प्रकार क्या करते हैं, मैसूर का पतन कर देते हैं। और मैसूर की यहाँ से समझिए कि कहानी खत्म हो जाती है। और मैसूर जो इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, मात्र छोटे से यानी समुद्र से भी इसका लगाव समाप्त हो गया, यानी छोटे से क्षेत्र में क्या हो जाएगा, सिमट कर रह जाएगा। फिर भी टीपू सुल्तान हार नहीं मानने वाला है। टीपू सुल्तान हार नहीं मानेगा। इसके बाद भी वो अपने ही क्षेत्र में, जितना ही उसका क्षेत्र है उतने ही क्षेत्र में वो विकास का कार्य प्रारंभ करेगा, और वो अपना यानी लगातार यानी विकास कार्य करता रहेगा। वो अपने क्षेत्र के विकास के प्रयास में लगा रहेगा। और फिर हम लोग देखेंगे कि यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है कि फिर ये यानी
फ्रांसीसियों से अपना संबंध स्थापित करना शुरू कर देंगे। नेपोलियन हो गया, नेपोलियन से, ठीक है, अन्य क्षेत्रों में ये जो पहले जो कार्य कर रहे थे वो कार्य पुनः करना शुरू कर देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यानी अंग्रेजों को फिर ये खटकने लगेंगे और अंग्रेज अब सोचेंगे भाई कि अब इनका पत्ता ही क्या कर दिया जाए, साफ हो जाए। इसके बाद हम देखेंगे कि विलेजली आता है, लॉर्ड विलेजली, तो यानी सहायक संधि के द्वारा इनके पास पत्र भेजेगा, ये स्वीकार नहीं करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इन पर आक्रमण कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये जो आपका वीडियो है काफ़ी लंबा हो गया है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो होगा हम अगले वीडियो में देखेंगे, ये कौन कौन से कारण होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और आखिर उसका परिणाम क्या होगा। उसमें हम देखें कि बेचारे क्या जो टीपू सुल्तान है उनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वो भी मारे जाते हैं और इस तरह से आपका दक्षिण भारत में भी ब्रिटिश संपूर्ण शक्तिशाली हो जाते हैं। आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, हमको आशा है कि आपको यानी ये वीडियो जो है, ये क्लास जो है काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया करके आप लोग क्या कीजिए, जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।